previous class we have understood what is Coulomb's law. Of course we discussed only about the magnitude. क्या था? Like charges repel, unlike charges attract each other with equal and opposite forces along the line joining them, and the magnitude of force was directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely to the square of the distance. And we see the formula was coming out to be k q1 q2 by r square, जिसमें k क्या था? Constant of proportionality. ध्यान रहे कि when r is in meter, q1 and q2 are in coulomb, force is in Newton. For air k का वैल्यू क्या था? एयर में 9 into 10 power 9. याद रखना, for air k का वैल्यू है 9 into 10 power 9. आपका क्लास 12 में इवन इन एंट्रेंस में भी 99% केसेस में k का वैल्यू 9 into 10 power 9 लेना पड़ेगा. ठीक है, ये याद रखना. कुछ केसेस में मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा तो उसमें एप्सिलॉन आर आ जाएगा, अदरवाइज 9 into 10 power 9 रहेगा. तो ये जो k का वैल्यू है 1/4 pi एप्सिलॉन. एप्सिलॉन इज द property of the medium which affects the force, which is given by epsilon 0 into epsilon r. Epsilon 0 was 8.854 into 10 power minus 12 farad per meter. Epsilon r was the relative permittivity. We have seen. I am just making a quick recap. Epsilon r is called the relative permittivity or dielectric constant, which is 1 for free space. It's a unitless quantity. It is data you can remember. It is 81 for water and infinite for conductor. ये ज़्यादा जरूरी है याद रखना कि it is infinite for conductor. 1/4 pi epsilon 0 का वैल्यू है 9 into 10 power 9. We know all these things. अब अगर किसी दो चार्ज के बीच में जब डिस्टेंस r था, एयर में फोर्स था ये कितना? k q1 q2 by r square. k का वैल्यू 4 pi epsilon 0 epsilon r square लिखे. एयर के लिए epsilon r का वैल्यू 1 है, so it is q1 q2 by 4 pi epsilon 0 r square. And for the same two charges with the same separation in a medium, the force was k q1 q2 by r square again, which is coming out to be f air, force in air by epsilon r. मतलब दो चार्ज के बीच में ज्यादा फोर्स होता है when they are in air. किसी दूसरे मीडियम में है या फिर उनके बीच में कोई दूसरा मीडियम है तो फोर्स इज लेस. ये याद रखना. सबसे ज्यादा फोर्स कब होगा? जब वो खुले में है. ये याद रखना. ठीक है. एप्सिलॉन r क्या हो गया? It is ratio of force between the two charges in air by ratio of force between two charges in the medium, maintaining the same separation. Okay, ये सब हम जानते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. बस ये स्टेटमेंट में बताया था इसलिए क्योंकि बोर्ड में आता है व्हाट यू मीन. ऐसे आया था बोर्ड का एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे था जैसे यहाँ पर लिखा हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज एप्सिलॉन r. क्या मतलब है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दैट, ऐसे करके पूछा था. एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81. व्हाट यू मीन बाय दैट? मतलब दो चार्ज के बीच में r सेपरेशन में अगर एयर में फोर्स है F, वही दो चार्ज को पानी में डुबा दो, सेम सेपरेशन में फोर्स होगा F/81. और हम जानते हैं कि जो एप्सिलॉन r का वैल्यू है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये लेस देन 1 होता नहीं. और फिलहाल तो हम लोग इसको एक नंबर लेके कर रहे हैं. आगे चल के अगर हायर इंजीनियरिंग पढ़ोगे ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, 2 + 3j ऐसे फॉर्म में आता है, बट इट इज नाउ नॉट योर पॉइंट ऑफ डिस्कशन. एप्सिलॉन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. नाउ द क्वेश्चन में मैं एक चीज देना चाहता था जो मैं गलती से छोड़ गया. क्या था? टू चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम आर एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर लिखना चाहता था, गलती से मीटर लिख दिया. ये देखने के लिए कि 6 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है क्या आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके निकालते हो? मेरी बात समझ में आया? अगर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके करना चाहिए. मैं गलती से मीटर लिख दिया हूं तो मीटर में करेंगे. तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है. हम कहेंगे फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एज द नो मीडियम इज मेंशन्ड, इट इज इन एयर, तो इट विल बी k q1 q2 by r square. ठीक है, कितना सिंपल है. k का वैल्यू है 9 into 10 power 9. q1 q2 का वैल्यू हमें मालूम है. q1 q2 का वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम. 4 into 10 power -6 into 9 into 10 power -6. सर ये -6 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये माइक्रोकूलम है. ये माइक्रोकूलम है इसीलिए ये क्या कर रहा है? -6 में आ रहा है. बढ़िया. बाय डिस्टेंस का स्क्वायर.
6 मीटर, अगर सेंटीमीटर दिया होता तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता। बाकी रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन यू कैन मेक। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। Remember, when all things are taken in SI system, the answer will be in newtons. सर Yes, बेटा। सर कल वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद जो नंबर किए थे उसमें भी सेंटर में आप दिए थे डिस्टेंस, बट उस पे चेंज नहीं करके नंबर। हाँ, तो मैं गलत किया था क्योंकि वो पावर ग्लिचेस इतना आ रहा था कि माई माइंड वाज आल्सो नॉट गेटिंग स्टेबल, आई वाज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप लोग रेक्टिफाई कर लेना उसमें। इन द above question, when the two charges were dipped in oil with same separation, the force between them was 4.5 into 10 power minus 3 Newton. Find dielectric constant of oil. तो दिया है कि ये पहला वाला क्वेश्चन में we have seen the force between them in air. When they are in air, the force was not calculated. We have to calculate 4 into 9 is 36. ये 6 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 into 10 power minus 3. So it is coming out to be 9 into 10 power minus 3 Newton or 9 millinewton. This was the force here. बोला in the above case, ये प्रीवियस केस में अगर ऑयल में डुबा दिए तो फोर्स इन एयर था 9 into 10 power minus 3 न्यूटन। जब हम इसको ऑयल में डुबा दिए तो पता चला फोर्स बन गया 4.5 into 10 power minus 3 न्यूटन। पूछा है बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल कितना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? F air by F oil और F oil by F air। एयर बाय F oil। अक्सर हम भूल जाते हैं, अभी याद है बोल दिए, लेकिन याद रखना है कि एप्सिलॉन r इज मोर देन 1। तो इनमें से जो बड़ा होगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, जो छोटा होगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो बढ़िया हो गया। इट इज कमिंग आउट टू बी F air by F oil and that is coming out to be 2। Relative permittivity is otherwise called dielectric constant। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई इंटेलिजेंट है जो बताएगा यहाँ पर 2 का यूनिट क्या लिखेंगे? यूनिटलेस क्वांटिटी, बिकॉज फोर्स का रेशियो है। वाह बढ़िया। फाइंड डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। नाउ डायमेंशन पता करना है। यू नो Q1 Q2 by 4 pi epsilon r square is force। तो ये एप्सिलॉन को इधर ले लो तो मिलेगा एप्सिलॉन इज फोर्स बाय Q1, सॉरी इट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन को इधर ले लिए तो आएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई F r स्क्वायर। सबका वैल्यू डालें। हम जानते हैं कि चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम होता है चार्ज। सो एम्पियर इनटू टाइम, तो ऊपर क्या हो गया? एम्पियर का स्क्वायर t टू द पावर 2। नीचे फोर्स है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, फोर्स का हो गया ml t टू द पावर -2। मास इनटू एक्सीलरेशन r स्क्वायर इज l स्क्वायर। Now you simplify. You can find out the dimension upon simplification. It is coming out to be m to the power -1। ये l square, ये l है तो ये बन गया l to the power -3। t to power -2 ऊपर गया तो हो गया t to power +2। t to power +2 तो कैंसिल हो गया। It is ampere square। Oh sorry, t to power 4। t to power -2 था, ऊपर गया तो t to power +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 4। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। देखो मैं कैलकुलेशन गलत नहीं किया हूं तो। इज इट अंडरस्टूड? मैं आपको निकालने की तरीका बताया, याद रखना मुश्किल है, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, तुरंत ऐसे करके निकाल देना। ठीक है, ये CHEC वालों का पूछता है डायमेंशन। ठीक है। 2 charges are at a distance 1 meter from each other in air. Find the minimum force between them। बड़ा गजब सा क्वेश्चन है भैया। 2 चार्ज दिया है और उनके बीच में मिनिमम फोर्स क्या होगा अगर उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है। भाई डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, फोर्स मिनिमम होगा जब चार्जेस मिनिमम होंगे। मतलब सबसे छोटा चार्ज लेंगे। सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यस, तो आप कहोगे फॉर मिनिमम फोर्स Q must be equal to 1.6 into 10 power minus 19। वैल्यू डालो। So force minimum is K Q1 by
के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। के तो हो गया 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 Q2 हो गए दोनों 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये सीबीएसई वालों का क्वेश्चन है, ये सीबीएसई वालों का क्वेश्चन है और ये मेडिकल एंट्रेंस का भी क्वेश्चन है। मेडिकल एंट्रेंस में नहीं पूछा था मिनिमम फोर्स, पूछा था व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मिनिमम फोर्स बिटवीन देम। ऑर्डर मतलब समथिंग इनटू 10 टू द पावर समथिंग लिखेंगे ना, वो 10 टू द पावर कितना है, वो एंट्रेंस का क्वेश्चन है। सीबीएसई में पूछा था। ये 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56 इंटू 9 कितना हो गया भाई 18, 4.5 इज 22.5 इज अराउंड 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 प्लस 9 इज 10 पावर माइनस 29 न्यूटन। तो आपको कहेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फोर्स। ऑर्डर ऑफ द फोर्स मतलब यहाँ पर वंस प्लेस में वैल्यू वंस प्लेस में होना चाहिए। 2.3 कर दो, 2.3 कर दोगे तो और 10 डिवाइड हो गया तो इधर एक 10 2.3 बैठे तो 10 पावर माइनस 30। सो ऑर्डर ऑफ द फोर्स क्या हो गया 10 टू द पावर माइनस 30 न्यूटन। सर 10 पावर माइनस 28 न्यूटन। समझ में आया। ऑर्डर ऑफ द फोर्स क्या हो गया 10 पावर माइनस 28 न्यूटन। कैसे लिखेंगे इसको 2.3 कर दो, इसको 10 पावर माइनस 28 कर दो, बात एक हुई है। सो जब एंट्रेंस में आया था क्या आंसर लिखेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। आंसर हो गया 10 पावर माइनस 28 न्यूटन और 10 पावर माइनस 28। ये आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, बात समझ में आया। और अगर पूछा है व्हाट इज द मिनिमम फोर्स तो फिर आपको ये निकाल के दिखाना पड़ेगा। बोर्ड वाले पूछे थे ये, एंट्रेंस वाले पूछे थे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट, इन फिगर शोन 9q and 4q आर फिक्स्ड चार्जेस। ये दोनों फिक्स्ड चार्ज है। फाइंड x एट व्हिच ए प्लस q कूलम चार्ज कैन बी केप्ट इन इक्विलिब्रियम। यहाँ से कितने दूर पे कोई प्लस q कूलम चार्ज को हम इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा जब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। इसके ऊपर फोर्स कौन दे रहा है 9q भी दे रहा है और 4q भी दे रहा है। 4q जो फोर्स दे रहा है that force is a repulsive force, we say like this। 9q जो फोर्स दे रहा है that force is a repulsive force, that is like this। ये F9 कहो ये F4 कहो तो आप कहोगे फॉर इक्विलिब्रियम F9 का मैग्नीट्यूड और F4 का मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी है। F9 क्या है फोर्स ऑन प्लस q ड्यू टू 9q, सो इट इज k 9q इंटू q बाय ये डिस्टेंस x है। F4 कितना है k 4q इंटू q बाय डिस्टेंस। अब ये पूरा अगर r है तो ये तो r माइनस x है, सो इट इज r माइनस x का स्क्वायर। तो k q q कैंसिल हो गए, यहाँ पे आपको मिल गया k q q a q q गए दोनों तरफ से। नाउ यू कैन टेक स्क्वायर रूट आइदर साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो मिलेगा 3/x और इधर मिलेगा 2/r माइनस x। क्या आप यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं। टाइम क्यों वेस्ट करें, आपको समझ में आ गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो x का वैल्यू निकालो। क्या सबको समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करें। आप में से कितने लोग हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 तक सारा क्वेश्चन सही किए थे? थोड़ा हाथ उठाइए तो। वाह, सारे लोग सही किए थे, एक दो लोग छोड़ के। जो लोग नहीं किए थे वो लोग लिखे कि नहीं लिखे अभी? हैव यू रिटन नाउ? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज F0 if the charges if each charge is doubled and the distance between them is also doubled। ये ISC बोर्ड का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। then what will be the force between them? सेम रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप कहोगे फोर्स क्या था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये था F0। अब दोनों चार्ज को डबल कर दिए और डिस्टेंस को भी डबल कर दिए तो जो नया फोर्स होगा वो होगा K Q1 के जगह 2Q1, Q2 के जगह 2Q2, डिस्टेंस 2R का स्क्वायर। देखो तो ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल हो गया। इज इट नॉट सेम एज F0? यस।
तो अगर दोनों चार्ज को डबल करने के साथ साथ उनके बीच में डिस्टेंस को भी डबल कर देते हैं तो फोर्स था ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 नीचे 4 कैंसिल हो गया, k q1 q2 by r स्क्वायर। इट इज सेम एज f0। शायद कुछ लोगों को जल्दी जल्दी ज्यादा पसंद नहीं है, तो ये होगा k q1 q2 by r स्क्वायर व्हिच इज सेम एज f0। अगर हर एक चार्ज को डबल किया जाता है, उनके बीच में डिस्टेंस को भी डबल किया जाता है, तो फोर्स बरकरार रहता है, फोर्स विल नॉट चेंज। यस, यहाँ पर हियर प्लस क्यू चार्ज, देखो यहाँ पर भाई एक प्लस क्यू कूलम चार्ज है, यहाँ पर भी एक प्लस क्यू कूलम चार्ज, ये दोनों चार्ज फिक्स्ड है। यहाँ पर एक प्लस क्यू है, यहाँ पर एक प्लस क्यू है, और ये पतला सा ट्यूब है, ट्यूब के अंदर बीच में एक प्लस क्यू कूलम चार्ज रखा गया है। क्या ये बीच में प्लस क्यू कूलम चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा? पहले सोचें। हाँ, ये बीच में ये जितना फोर्स देगा ये उतना ही फोर्स देगा उल्टे डायरेक्शन में, द टू फोर्सेस विल कैंसिल आउट एंड बेचारा अपनी जगह रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहेगा मतलब इट इज इन इक्विलिब्रियम। अब बताना ये था कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। हम जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, आप उसको थोड़ा सा धक्का मुक्का मारते हो, हिलता तो है लेकिन फिर वापस आ जाता है, तो आप कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में थोड़ा धक्का दिए तो पता चला गिर गया, निकल गया वहां से, भाग गया, तो आप कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा धक्का दिए, टेढ़ा हुआ और वहीं पे रुक गया, ना वापस आया ना गिर गया, तो इन दैट केस यू से इट इज कौन सा इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में? स्टेबल मतलब वापस आना है, अनस्टेबल मतलब भाग जाना है, न्यूट्रल मतलब थोड़ा सा हटके जहां छोड़ दिए वहीं रुक जाना है। क्लियर? अब सोचो, ये बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से देखना, मेरे हिसाब से आप लोग बता सकते हो। हम जानते हैं कि जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में, वो दोनों चार्ज एज वेल एज उनके बीच में डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। शुरू में ये दोनों से ये बराबर दूरी पे था, तो बराबर फोर्स आ रहा था। कॉल दिस फोर्स F1। F1 कौन से फोर्स के लिए है? लेफ्ट वाले प्लस क्यू कि राइट वाले प्लस क्यू के लिए है? लेफ्ट वाले प्लस क्यू के लिए, यू अंडरस्टैंड। F2 हो गया राइट वाले के लिए, और ये F1 F2 बराबर था, ये रेस्ट में था, ये रेस्ट में था। थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं। अब क्या हुआ, मैं ये जो बीच का जो चार्ज है, चलो मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखता हूँ। थोड़ा इधर ले लिया, प्लस क्यू को थोड़ा इधर ले लिया। बताओ यहाँ पर लेने से F1 बढ़ेगा कि घटेगा? F1 जो कि इसके लिए था, अब इससे डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो F1 घट जाएगा, और F2 क्या होगा? पास आ गया तो F2 बढ़ जाएगा। तो इधर को फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इधर को फोर्स कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करो तो F2 becomes more, F1 becomes less, so it returns back। थोड़ा इधर को ले आओ तो F1 ज्यादा हो जाएगा, F2 कम हो जाएगा, फिर से वापस चले जाएगा। थोड़ा इधर ले आओ छोड़ दो, वापस आता है, इधर ले आओ छोड़ दो, वापस आता है, क्योंकि जिसके पास हो जाता है वो ज्यादा फोर्स लगा देता है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम में हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? दोनों में हुआ। स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आंसर हो गया, सॉरी ये आंसर हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। पूछा है कि ये वाला क्वेश्चन में ये प्लस क्यू के जगह अगर माइनस क्यू होता तो क्या होता? तो वही होता जो मंजूर खुदा होता। देखो अब ये प्लस क्यू के जगह हम क्या रखे हैं? माइनस क्यू रखे हैं। अब माइनस क्यू के ऊपर एक फोर्स आ रहा है F1, एक फोर्स आ रहा है F2। क्या कोई बताएगा F1 किसके लिए आ रहा है? चार्ज लेफ्ट चार्ज के लिए कि राइट चार्ज के लिए? राइट चार्ज के लिए। मतलब ये हो गया चार्ज 1, ये हो गया चार्ज 2। अब थोड़ा डिस्प्लेस करके देखें। अब इसको जब हम डिस्प्लेस करके देखेंगे, ये F1 था, ये F1 फोर्स इसके लिए था क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा था। थोड़ा डिस्प्लेस किए तो पहले तो F1 F2 बराबर थे, ये रेस्ट में था। डिस्प्लेस किए तो ये जोर से खींचेगा और ये धीरे से खींचेगा क्योंकि इससे ज्यादा दूर हो गया। तो ये वापस आ पाएगा क्या? अब F1 ज्यादा हो गया है, F2 कम हो गया है, जैसे डिस्प्लेस करेंगे भाग जाएगा, इट विल नॉट कम बैक अगेन। सो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? भाई ऊपर से तो नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो F1 becomes more, थोड़ा डिस्प्लेस करने के बाद
F1 ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये भाग जाएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। काफी बच्चे कुछ बोल नहीं रहे, सोचते हैं हम लोग वीआईपी, हम क्यों बोलेंगे, हम तो फीस दिए हैं, सर बोलेंगे, हम क्यों बोलेंगे, सर थोड़ी फीस दिए हैं। गधे बोलोगे तो पता चलेगा कि आप कितने हद तक जानते हो, समझते हो, या फिर गधा। नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा। कीप टेलिंग, दैट इंप्रूव्स योर इन्वॉल्वमेंट इन द क्लास ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक सिमिलर क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास भी किए थे, बट वी वांट टू रिपीट इट अगेन। यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, ये 3 रीजियन है, ये है AB और ये राइट ऑफ B, ये है लेफ्ट ऑफ A। बोल रहा है कि ये दोनों चार्ज Q1 Q2 फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। फाइंड इन व्हिच रीजियन ए प्लस Q कूलम्ब चार्ज कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कहाँ पे, कौन सा रीजियन पे, 3 रीजियन है, लेफ्ट ऑफ A, बिटवीन A एंड B, राइट ऑफ B, ऐसे करके 3 रीजियन है। कौन सा रीजियन में कोई प्लस Q कूलम्ब चार्ज रेस्ट में रह सकता है। अगर Q1 का वैल्यू है Q, Q2 का वैल्यू है 2Q, पहले वाले का आंसर क्या होगा, आवाज नहीं आया, बिटवीन A एंड B, है कि नहीं, क्योंकि यहां पर रखेंगे तो ये भी रिपील करेगा, ये भी रिपील करेगा प्लस Q को, तो ये बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रह सकता है। सो बिटवीन A एंड B। दूसरे केस में Q एंड -2Q, ये चार्ज है Q, ये है -2Q टू दी। देखो अगर ये -2Q हो गया है, ये Q हो गया है, यहाँ पर चार्ज रखेंगे तो ये अट्रैक्ट, प्लस Q रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपील करेगा, यहाँ पर तो रह नहीं सकता। यहाँ पर रखेंगे तो प्लस Q को ये अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस Q इसको रिपील करेगा। क्या यहाँ पर रह सकता है, नहीं रह सकता, क्योंकि Q दूर में होके ये -2Q जो पास में है उसके चलते जो फोर्स है उसको कैंसिल नहीं कर सकता। -2Q पास में भी है और बड़ा चार्ज भी है तो तगड़ा फोर्स लगाएगा, तो इसका फोर्स को दूर में होकर छोटा चार्ज कैसे कैंसिल कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इधर भी पॉसिबल नहीं है। सोचो यहाँ पर प्लस Q रखेंगे तो ये Q इसको रिपेल करेगा, ये -2Q इसको अट्रैक्ट करेगा। हाँ, यहाँ पर दोनों फोर्सेस एक दूसरे की अपोजिट है और ये 2Q हुआ तो क्या हुआ, दूर में है, ये Q पास में, तो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल कर जाएंगे। तो पॉसिबल रीजन क्या हुआ, लेफ्ट ऑफ A, लेफ्ट ऑफ A में रहेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं, भी समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। नेक्स्ट, Q1 इज -Q, Q2 इज 2Q, ये हो गया -Q और ये हो गया 2Q। अब बताओ, सेम लेफ्ट ऑफ A, क्योंकि छोटे चार्ज के पास ही तो रहेगा, सो इट इज अगेन लेफ्ट ऑफ A। लॉजिक तो वही है जो आप लोग समझे। और अगर Q1 Q है, Q2 -Q है तो नो है, क्योंकि कहीं भी रखो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर मैग्नीट्यूड है, दोनों से बराबर डिस्टेंस में रहना चाहिए। बराबर डिस्टेंस तो बीच वाला पॉइंट में होता है, एक Q है दूसरा -Q है, बराबर डिस्टेंस में रखेंगे तो ये दोनों तो ऐसे खींचेंगे और उसको नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। सो आंसर हो गया नोवेयर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास किए थे, आप लोग कर लिए। अगला क्वेश्चन सारे बोर्ड का है, कंसीडर द रेगुलर हेक्सागन एंड फाइंड द फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज। बीच में जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स बताओ। ध्यान से देखा जाए कि यहाँ पर 5 तो चार्ज है, एक वेकेंट कर्नर है, यहाँ पर दिस कर्नर इज वेकेंट, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। बढ़िया है, बढ़िया। ये Q। अच्छा देखो, ये Q कूलम्ब चार्ज इस प्लस Q को रिपेल करेगा तो ये भी कहां छोड़ेगा, ये भी तो रिपेल करेगा। रेगुलर हेक्सागन है, बराबर डिस्टेंस है, फोर्सेस बराबर होंगे, ये दोनों एक दूसरे का फोर्स को कैंसिल कर जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों भी एक दूसरे का फोर्स को कैंसिल कर जाएंगे, ये रिपेल करेगा और ये इधर को रिपेल करेगा, दे विल कैंसिल आउट। बस ये जो चार्ज है ये इसको इधर को रिपेल करेगा, लेकिन उसको कैंसिल करने वाला चार्ज यहाँ पर एब्सेंट है, नहीं है ना। तो आप क्या कहोगे, सॉल्यूशन क्या हो गया, फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज K Q बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, A का स्क्वायर,
कितने लोगों का हुआ था देखें, बढ़िया। जिन लोगों का नहीं हुआ था ट्राई नहीं किए थे कि बना नहीं, फर्स्ट बेंच थर्ड बॉय, डिड यू ट्राई? तुम्हारा नाम भूल गया बेटा। थर्ड थर्ड कौन है? हाँ ये तुम ही हो सर। ट्राई किए थे? सर हुआ था, नहीं हुआ था। पहले बताओ ट्राई किए थे क्या? ट्राई नहीं, नहीं ट्राई नहीं किया तो कैसे होगा? अगर ऐसा कभी हुआ है कि मैं ट्राई ही नहीं किया और हो गया? ट्राई नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। अभी समझ में आ गया ना बेटा तुमको? नाम क्या है बताओ, अपना नाम क्या है? जोर से बताओ अपना नाम, शर्मा तो क्यों? सर सोहम कर दिया। अपना नाम में सर जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, खाली सोहम बोलो बस। मेरे नाम में सर, कोई बोलेगा मैडम, ऐसा नहीं। अपने नाम में बोलना है तो सोहम बोलना। सोहम तुमने ट्राई नहीं किया, इससे पता चला अगले क्लास ट्राई करके आना। नेक्स्ट, 3 charges, each of q coulomb are located at corners of an equilateral triangle of side length a. Find net force on each charge. कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आने का चांसेस काफी कम है, फिर भी आता है। बोल रहा है कि 3 चार्ज रखे हुए हैं, हर एक q कूलम का है, they are at the corners of an equilateral triangle, और पूछा है बताओ what is the net force on any of the charges। इसके ऊपर क्या फोर्स है देखते हैं। साइड लेंथ a दिया है तो इसके चलते एक फोर्स आएगा F, ये वाला चार्ज के चलते इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो भी F होगा, क्योंकि सेम पेयर है और डिस्टेंस भी तो वही है। क्या सोहम बता सकता है व्हाट इज दिस एंगल? सोहम जल्दी बताओ। सर 60 डिग्री। सर 60 डिग्री, इसका सर पे तक लग गया, 60 डिग्री है। अच्छा सोहम क्या बता सकते हो F का वैल्यू क्या है? F इज द फोर्स बिटवीन दीस टू चार्जेस, तो क्या होता है K Q इंटू Q बाई A स्क्वायर। क्या सोहम ये भी बता सकते हो व्हाट इज द नेट फोर्स? ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट है, ये भी F है ये भी F है ना। दोनों फोर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है। शायद बचपन में कभी हम ट्रायंगल न पढ़े, ए और बी दो वेक्टर है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल बराबर, ये तो सब जानते हैं। ये F और F है और 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? F स्क्वायर प्लस 2FF cos 60 होल बराबर व्हिच इज √3F, और F का वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं, इट इज √3K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी तो ट्राई नहीं किए थे। कितने लोगों का हो गया था? थोड़ा हाथ उठाइए, देखो सो हम तुम्हारे साथ कितने लोग हैं जो लोग कर लिए। देखो घूम के थोड़ा देखते तो अच्छा लगता तुमको भी। एनीवे नाउ सी दिस क्वेश्चन। शायद रवि एक सिमिलर कुछ क्वेश्चन भेजा है, इफ यू वेट आफ्टर द क्लास आई विल डू दैट। क्वेश्चन इज नॉट वेरी टफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ लॉजिकल है, और ऐसा क्वेश्चन को लेके 4-5 वेराइटी है। आपने एक भेजा है, ऐसा क्वेश्चन को लेके 4-5 वेराइटी है। इवन IIT JEE में भी आ चुका है ऐसा वेराइटी। मतलब ये झूल रहा है, ऑयल में डुबा दिए क्या होगा, बांध लिफ्ट में लगा देंगे, लिफ्ट नीचे आ रहा है तो क्या होगा, ऐसे करके ढेर सारे वेराइटी है। दैट इज वन वेराइटी यू हैव सेंट। एनीवे नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इन फिगर शोन बोथ balls have same charge q at equilibrium, the system is as shown, find the mass of each ball। हाँ तो ये हर एक बॉल का मास क्या बताओ। सिमिलर बॉल दिया गया, फिगर शोन बता दिया। पहले बताओ कि ये दोनों बॉल ऐसा क्यों है, दोनों बॉल ऐसा क्यों है? क्यों है? क्योंकि अगर इसमें चार्ज नहीं होते तो दोनों पास पास होते, चार्ज होने के कारण एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये बॉल इसको इधर को रिपेल कर रहा है F फोर्स में, तो ये इसको इधर को रिपेल कर रहा है F फोर्स में, और रिपेल कर रहा है तो इसको और दूर जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा है? अरे भाई इसका वेट भी तो आ रहा है, वेट नीचे की तरफ खींच रहा है, और ये डिस्टेंस R दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है R, में गलती से R दे दिया हूं, मैं L लेना चाहता था, थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, नहीं तो अननेसेसरली आपका काम तगड़ा हो जाएगा। कहो तो R में भी कर सकते हैं, R में भी कर सकते हैं, बट उसमें अननेसेसरली कैलकुलेशन टफ हो जाता है, आपका इतना डीप कैलकुलेशन नहीं आएगा, तो मैं इसको L कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। सो स्मॉल चेंज इन फिगर हो गया। अगर ये बात है, पूछा है बताओ व्हाट इज मास ऑफ ईच बॉल, ऐसा करके पूछा है मास ऑफ ईच बॉल, क्या बता सकते हो कि अगर ये तीनों लेंथ L है तो ये एंगल पूरा कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये कितना है? 30 डिग्री। अब छोड़ो, सोचो इस बॉल के बारे में,
ये जो बॉल यहाँ पे पड़ा है ये बॉल इक्विलिब्रियम में क्यों है? क्योंकि इस बॉल के ऊपर 3 ठो फोर्स आ रहे हैं। एक फोर्स है इधर को, एक फोर्स है थ्रेड का टेंशन, तीसरा फोर्स है mg। और हमें ये भी समझ में आता है कि जो टेंशन है वो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा कर रहा है। आई ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस। आप कहोगे ये एंगल कितना है? ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। पूछा है m क्या है, मालूम तो नहीं है। टेंशन वो भी मालूम नहीं। f मालूम है? हाँ f मालूम है। कैसे? k q1 q2 बाई एल स्क्वायर। f का वैल्यू हमें मालूम है, दो चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस l है, तो f हो गया k q1 q2 बाई एल स्क्वायर और k q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एनीवे हमें m पता करना है। एट इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स इज कंपोनेंट ऑफ t इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज t cos 30, दैट इज इक्वल टू डाउनवर्ड कितना है mg। सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 हो गया। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 हमें क्या देगा? सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 हमें क्या देगा? t का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू f, t sin 30 इज इक्वल टू f। बढ़िया, डिवाइड कर दो। t मालूम नहीं था, कैंसिल हो गया। डिवाइड कर दो तो cos 30 बाई sin 30 होता है cot 30। cot 30 का वैल्यू होता है √3, tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 होगा √3। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी √3 इज इक्वल टू mg बाई f। तो इसमें से m का वैल्यू हमें मिल गया। m कितना है? √3f बाई g। और f क्या है? f तो पहले से मालूम है। f क्या है? f इज k q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। k q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? यस और नो? वैल्यू डालो तो ये हो गया k √3 टाइम्स k q स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू g। दिस इज व्हाट इज द आंसर। क्या सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? अभी तो शुरुआत है क्लास 12 का, क्या क्या झेलना नहीं पड़ेगा। और हम लोगों के पास पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा है कि यू आर गेटिंग explanation, necessary questions and a recorded video support। लेकिन जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो सपोर्ट को लेते हैं वो ज़्यादा फायदे में नहीं रहते हैं। बाई चांस में जरूरत पड़ा, याद नहीं आ रहा है, तो रिकॉर्डेड वीडियो का सपोर्ट लेना चाहिए। और वो भी कितनी बार? मैक्सिमम एक बार। फिर नोट में इसको बढ़िया से उतारो, समझा के लिखो, उसके बाद जब जरूरत पड़े तो नोट को रेफर करो, नॉट द वीडियो। दैट इज द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग टू दिस। जो मेरा दूसरा ऑफलाइन ग्रुप है ना, उसमें तो कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। वो लोग बोर्ड पे लिखते हैं तो वहां से सुनते हैं, समझते हैं, याद रख के जाते हैं। बोर्ड एक बार साफ कर दिया, खत्म कहानी, दोबारा नहीं रिपीट करने वाले। तो उनके लिए स्ट्रेन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो है बोल के जब पता चल जाता है ना, तो हम थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं, है कि नहीं? ऐसा ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मान लो घर में खाना है, फिर भी आप देखोगे किसी किसी दिन 10-11 बजे तक ब्रश भी नहीं किया और ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया, क्योंकि मालूम है कि घर में खाना है, जब चाहे खा सकते हैं, तो भूख भी नहीं लगता। लेकिन किसी दिन बोल दिया गया कि कल फास्टिंग है, पता चला सुबह 6 बजे से ही भूख लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। वीडियो अवेलेबल है बोल देने से पढ़ने का एपेटाइट 0 हो जाता है। एंड दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड कि जो वीडियो सपोर्ट में पढ़ने वाले बच्चे खराब करते हैं। जितने बच्चे वो ले रहे हैं ना, फलाना वाला वाली, जितने सारे ऐसा क्या क्लास लेते हैं, नाम क्यों बताए बेकार वीडियो में, सबका वाला वाली का जो वीडियो लेते हैं, वीडियो सपोर्ट है बोल के बर्बाद हो जाते हैं। और वो लोग तो बेचते रहते हैं, उनको क्या है, हर एक माल 2000, हर एक माल 2500 ऐसे करके देते रहते हैं, तुम लोग लेते रहते हो। लेकिन उस सपोर्ट के कारण आप साइकोलॉजिकली वीक हो जाते हो। जब इंटरनेट नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस नहीं था, कैसा होता था,
सारा का सारा चीज बोर्ड में पढ़ाते थे, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते थे। एक बार पढ़ा दिए, खत्म हो गया, मिट गया, तो फिर गया जिंदगी भर के लिए, आपको दोबारा कोई नहीं पढ़ाने वाला। सो यू हैव टू रेफर टू योर नोट एंड यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स ऑल्सो। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। चार्जेस Q, 2Q, 3Q are at corners of an equilateral triangle. Force on which charge is maximum? अच्छा, अगर दो चार्ज है Q and 2Q, तो बताओ कौन से चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा? सेम आएगा। द चार्जेस एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, वी नो। लेकिन यहाँ पर केस में कुछ बदला है। क्या बोल रहा है? देयर आर 3 चार्जेस दिया है, देयर आर 3 चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और चार्जेस अलग अलग है। कैसा कैसा चार्ज है भैया? दिया है कि एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है 2Q और तीसरा चार्ज है 3Q। ये 3 चार्ज पड़े, किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आ रहा है बताओ? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक साइड लेंथ L है। अच्छा सोचो कि अगर कोई Q है और Q है और उनके बीच में डिस्टेंस अगर L है और उनके बीच में अगर जो फोर्स है वो F है सपोज, तो F का वैल्यू क्या हो गया? KQ²/L²। लेकिन अगर एक कोई Q है और कोई 2Q है, तो क्या बता सकते हो क्या फोर्स आएगा? K into Q into 2Q/L²। Will it not be equal to 2F? होगा कि नहीं होगा? अगर QQ के बीच में फोर्स F है, Q और 2Q के बीच में फोर्स क्या होगा? डिस्टेंस वही L है, तो फोर्स क्या होगा? 2F। क्या बात समझ में आया? तो बताओ, अगर एक चार्ज 2Q होगा, एक चार्ज 3Q होगा, इन टर्म्स ऑफ F उन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा? एक चार्ज है 2Q, दूसरे चार्ज है 3Q। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? Q और Q के बीच में फोर्स है F। Q और 2Q और 3Q के बीच में फोर्स क्या होगा? 6F होगा, क्योंकि K Q1 Q2/R² होता है ना, K into 2Q into 3Q/L², तो 2 into 3 होके 6 हो गया, इट इज 6F। कहने का मतलब है कि Q और 3Q की, मान लो कि QQ के बीच में फोर्स है F, QQ के बीच में फोर्स है F, तो Q और 3Q के बीच में क्या होगा? इट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू 3F। तो अगर इनके बीच में फोर्स हो गया 3F, तो आप कहोगे ये इसको रिपेल करेगा इधर को 3F में, ये इसको रिपेल करेगा इधर को 3F में, द फोर्सेस आर 3F ईच, है ना। Q और 2Q के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा? रिपल्सिव फोर्स है, कितना होगा? 2F और 2F। 2Q और 3Q के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? 2Q और 3Q के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा 6F एंड 6F। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Now you clearly see the different forces acting on the 3 charges. Q के ऊपर आ रहा है 2F 3F, एंगल कितना है? 60 डिग्री। 2Q के ऊपर आ रहा है 2F एंड 6F, एंगल बिटवीन देम क्या है? 60 डिग्री। 3Q के ऊपर 6F एंड 3F, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। क्या बता सकते हो कौन सा पेयर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट ज्यादा होगा? 6F 3F, 2F 3F, 6F 2F, किसका ज्यादा होगा? 6F एंड 3F। इसका मतलब सबसे ज्यादा फोर्स किसके ऊपर आ रहा है? 3Q के ऊपर। सबसे कम फोर्स किसके ऊपर आ रहा है? Q के ऊपर। सो मैक्सिमम फोर्स एक्ट्स ऑन 3Q एंड मिनिमम फोर्स ऑन Q। क्या बात समझ में आया? अरे ये सब तो बोलो। is maximum on 3Q। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेटर मेरे हाथ में है, मैं भगाने की कोशिश करूंगा, ब्रेक आपके हाथ में है, आप रोकने की कोशिश करना जब भी जरूरत पड़ेगा। आई एम देयर टू सपोर्ट। ठीक है, आपको मेरे साथ भागने में कोई इंटरेस्ट नहीं होना है, आपको क्या करना है? समझने पे इंटरेस्ट होना है। मैं तो भगाने की कोशिश करूंगा। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। A charge Q was broken into 2 parts and the parts were separated by a distance r.
फाइंड रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन टू पार्ट्स सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो और सारा क्वेश्चन आप समझ रहे हो, ऐसे डिक्लेयर कर रहे हो। अभी जो जो क्वेश्चन में किया वो सारे के ऊपर हायर वर्जन क्या हो सकता है मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि समय बचा है हमारे पास, और देखेंगे आप लोग कैसे यूज करते हो। जो जो डाटा बना आपको याद रखना है, कौन सा केस में स्टेबल था, कौन सा केस में अनस्टेबल था, ऐसे करके हर एक केस में जो आंसर निकला उसको भी, क्योंकि ये सब बहुत रेगुलर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, सारे बुक में आपको मिल जाएगा। तो बोल रहा है कि क्यू चार्ज को ब्रेक किया गया दो पार्ट में, दोनों पार्ट का चार्ज कैसे होना चाहिए कि दोनों पार्ट का बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। चलिए थोड़ा सोचते हैं, न्यूमेरिकली सोचते हैं। सपोज हमारे पास एक चार्ज है जिसका वैल्यू है 10Q, दो टुकड़ा किए, एक टुकड़ा किए Q, दूसरा किए 9Q, या फिर 2Q और 8Q, या फिर 3Q और 7Q, और तीसरा केस में 4Q एंड 6Q और 5Q एंड 5Q। फिर इसको 6Q और 4Q करेंगे क्या? नहीं, तो ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे करके हम डिफरेंट पार्ट में लिए। अगर ये हर एक पार्ट के बीच में डिस्टेंस r है, हर एक पार्ट के बीच में डिस्टेंस r है, तो पहला केस में जो फोर्स होगा वो कितना होगा? KQ इंटू 9Q बाई आर स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 9KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दूसरे केस में क्या फोर्स होगा बताओ? K2Q इंटू 8Q, दैट इज 16KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? 16KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तीसरा केस में कितना होगा सोहन? 21KQ स्क्वायर। बोलो ना यार, तुम्हारा वॉइस कितना अच्छा है, मैं सुनना चाहता हूँ लेकिन तुम बोलते नहीं भाई आर स्क्वायर। चौथा केस में इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा सोहन? सर 24KQ स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और इन दोनों के बीच में KQ स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो तो सबसे ज्यादा कौन सा केस में हुआ? लास्ट वाला केस में हुआ। मींस व्हेन द चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है तो फोर्स मैक्सिमम होता है, वो याद रखना है। क्या समझ में आया? 10Q को कैसे दो टुकड़ा करेंगे कि फोर्स मैक्सिमम होगा? व्हेन द चार्जेस आर इक्वल टू पार्ट्स है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको दिया गया कि एक चार्ज है 14Q का, हाउ यू वांट टू ब्रेक इट सो दैट द फोर्स बिटवीन द टू पार्ट्स विल बी मैक्सिमम, तो आप कहोगे दोनों 7Q का होना चाहिए। नाउ कम बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। A charge Q was broken into two parts and the parts were separated by a distance r. Clear? Find ratio of charges on two parts so that the force between them is maximum. तो दोनों चार्ज कितना होने से फोर्स मैक्सिमम होगा? Q/2 दोनों चार्ज का रेशियो क्या होगा? 1:1. So when the ratio is 1:1 the force will be maximum. लेकिन अगर एग्जाम में आया सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ी हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम लोग कुछ दूसरे तरीके से लिखेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया तो हमें याद रखना है व्हेन यू ब्रेक इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स द फोर्स विल बी मैक्सिमम। क्या मेरी बात समझ में आया? समझ में आया तो तुरंत आंसर देना सोच के। सपोज हमारे पास दो बॉल्स है, ऐसे एक बॉल है, ये एक दूसरा सिमिलर बॉल है, दोनों बॉल बराबर साइज के हैं, बराबर मास के हैं, लेकिन एक में चार्ज है Q, दूसरे में चार्ज है 3Q। अब आप तो जानते हो कि दोनों के ऊपर बराबर फोर्स आ रहा होगा। फोर्स आने के कारण वो ऐसे एक दूसरे से दूर झूल रहे हैं। दोनों सिमिलर मेटालिक बॉल्स हैं। समझ में आया? अब जब ऐसे छोड़ दिया गया, इनके बीच में डिस्टेंस r है। जस्ट आई वांट टू सी कि आप लोग अपना रीजनिंग अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन समझ में आया? दो बॉल है, बराबर मास के, बराबर साइज के, मेटालिक बॉल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है एट इक्विलिब्रियम। मैं जबरदस्ती दोनों को खींच के टच करवा दिया, फिर छोड़ दिया तो फिर से वो दूर चले जाएंगे। अब जो इक्विलिब्रियम में आएंगे, डिस्टेंस उनके बीच में r होगा कि उससे कम होगा कि उससे ज्यादा होगा? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया? ज्यादा होगा, क्योंकि अभी ये टोटल चार्ज क्या था? 4Q, इधर Q इधर 3Q, और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। जब जोड़ देंगे
दोनों चार्जेस विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि सिमिलर स्फीयर से इसमें टू क्यू इसमें टू क्यू, फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो ये दोनों और थोड़ा दूर चले जाएंगे। सो इफ दे आर टच्ड फोर्सफुली एंड रिलीज द डिस्टेंस बिटवीन देम विल इंक्रीज। बस यही तो चाहिए था, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आएगा ये करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये वाला चीज जो अभी हम किए कि व्हेन द चार्जेस आर ये ब्रोकन इनटू चार्जेस ब्रोकन इनटू टू इक्वल पार्ट्स द फोर्स इज मैक्सिमम, वो हुआ कैसे मैथमेटिकली भी थोड़ा हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, अब इसको दो टुकड़ा किया गया। मान लेते हैं कि एक टुकड़ा है x और दूसरा टुकड़ा है q माइनस x। हम जानते हैं कि x का वैल्यू क्या होने से फोर्स मैक्सिमम होगा, जब x इज q/2 तो ये भी q/2 हो जाएगा, ये भी q/2 हो जाएगा, फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। वो तो हम पहले से जानते हैं, अभी करके देखना है। अच्छा, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स है। x का अलग अलग वैल्यू के लिए अगर हम फोर्स ड्रॉ करना चाहेंगे तो अगर x 0 है, ये q माइनस 0 है, तो फोर्स क्या हो गया 0। जब x बढ़ेगा धीरे धीरे तो फोर्स भी बढ़ेगा। मान लो x हो गया q और ये हो गया 0, तो फोर्स फिर से 0। मतलब x को अगर हम 0 से धीरे धीरे q की तरफ बढ़ाएंगे, दोनों के बीच में शुरू में फोर्स होगा 0, बीच में 0 नहीं होगा, फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा। जब x का वैल्यू फिर से q हो जाएगा, ये फिर से घट के 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, समझने के लिए तो आए हो। Yesterday only I was seeing this question in some YouTube. A lady was just explaining. अरे लेट ऐसा होता है, लेट। अरे they are not explaining the reason why they are doing so. और बच्चे भी हाँ जी करते हैं। आप गॉड फादर हो, गॉड मदर हो, किसका मदर किसका फादर क्या मालूम लिखते रहते नीचे बैठ के। अब देखो x का वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम 0, मैक्सिमम q, क्योंकि q को ही तो दो टुकड़ा किया गया है। x को 0 लेंगे तो फोर्स 0 हो जाएगा, q लेंगे तब भी फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब जब x 0 से q के बीच में है तो फोर्स ग्रेजुअली बढ़ रहा होगा, फिर घट के 0 हो रहा होगा। मतलब दोनों के बीच में जो वेरिएशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। जब x का वैल्यू q हो गया तब 0 है, x का वैल्यू 0 था तब भी 0 है। तो दिस इज व्हाट इज वेरिएशन ऑफ फोर्स विथ x। पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ f विथ वेरिएशन ऑफ x, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। अब आप जानते हो किसी ग्राफ में किसी एक पॉइंट में, सपोज क्या मालूम आप जानते हो कि नहीं जानते हो, लेट मी हेल्प यू ए लिटिल। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक कर्व है, कोई पूछा कि बताओ ये कर्व का ये पॉइंट में स्लोप कितना है। आप स्लोप कैसे निकालते हो, यू गो फॉर ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट और देखते हो कि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है। अगर थीटा एंगल कर रहा है तो स्लोप एट दिस पॉइंट इज tan थीटा। ये सबको मालूम है, मालूम है कि नहीं है? अरे आवाज नहीं आ रहा है। हाँ मालूम है, तो कैसे पता चलेगा तुमको मालूम है? बार बार तुमको देखूंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा, तुम लोग बोलना। अच्छा, ये अगर कोई y वर्सेस x डायग्राम है, इस पॉइंट में स्लोप पूछा गया, यू ड्रॉप ए टेंजेंट एंड सी व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद x एक्सिस, tan थीटा इज द स्लोप। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, आई गो फॉर ए वेरी स्मॉल सेक्शन जिसका लेंथ है dx, ये dx है, और इसको जब मैं इसे जोड़ता हूं तो मैं देखता हूं यहां पर एक छोटा सा सेक्शन मिला जो है dy, और ये काफी छोटा सेक्शन है, ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा ही है। स्लोप है tan थीटा, तो tan थीटा यहां पर फिगर में क्या मिला, dy by dx। y वर्सेस x डायग्राम में dy by dx एट एनी पॉइंट गिव्स द स्लोप एट दैट पॉइंट। क्या बात समझ में आया? यस, तो dy by dx गिव्स यू द स्लोप। ध्यान रखना, मैं दूसरे पेज में जाऊंगा इसको करने के लिए। तो dy by dx गिव्स यू द स्लोप, तो आप कहोगे स्लोप एट पॉइंट p इज इक्वल टू tan थीटा को हो या फिर dy by dx को। नाउ कम बैक टू आवर डायग्राम। इन आवर डायग्राम इसको की लेके साथ में ये हमारा डायग्राम में कॉपी चलो, हाँ हमारा डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो कर्व है, अगर यहां पर मैं स्लोप ड्रॉ करूंगा तो दैट विल गिव यू df by dx, यहां पर स्लोप भी df by dx।
व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व राइट एट दिस पॉइंट। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ तो कोई एंगल नहीं कर रहा है, मतलब जीरो एंगल कर रहा है, पैरेलल है, जीरो एंगल कर रहा है, मतलब tan 0 0 है। तो ये लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप ये लाइन का हो गया, ये लाइन का स्लोप हो गया 0। क्या बात समझ में आया? इसका मतलब क्या समझ में आया? जब फोर्स मैक्सिमम था तब स्लोप 0 था, मतलब df by dx was equal to 0। ये f वर्सेस x डायग्राम को हम लोग देखें, इतनी सारी कहानी इसके अंदर था। तो क्या लिखेंगे, अगर ये दो चार्ज x और q माइनस x है, इनके बीच में कुछ फोर्स F है, जो F बदल रहा है विथ वेरिएशन ऑफ x। यहाँ पर फोर्स F कितना है, हियर F इज k x q माइनस x बाई r स्क्वायर। F इज मैक्सिमम कब, when df by dx is equal to 0। क्या बात समझ में आया? फोर्स कब मैक्सिमम है, जब df by dx is 0। अब df by dx निकालते हैं। हम देख चुके हैं कि f is equal to k by r स्क्वायर, रखो इसको बाहर, x को मल्टीप्लाई करो qx माइनस x स्क्वायर। तो df by dx इक्वल टू 0, मतलब ये इसका डेरिवेटिव करो k बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है क्यों, क्योंकि आपको याद होगा ना x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था, nx टू द पावर n माइनस 1। याद है कि भूल गए रे, बचपन में पढ़ाए थे कभी। x टू द पावर y अगर है x टू द पावर n, तो dy बाई dx क्या होता था, n x टू द पावर n माइनस 1। होपफुली सबका क्लास 11 का रिजल्ट निकल चुका है और सारे पास कर चुके हैं, कि अभी बाकी है कुछ लोगों का रिजल्ट। तो स्कूल में तो एग्जाम भी हो गया, देखो क्या बात, nx टू द पावर n माइनस 1। तो qx का क्या होगा, qx टू द पावर 1, सो इट इज 1x टू द पावर 1 माइनस 1, 1x टू द पावर 1 माइनस 1 होता है 0, तो ये गया 1 हो गया, बच गया। और x स्क्वायर का क्या होगा, माइनस 2x, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो ये k बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, फेंको, क्या मिल गया, x का वैल्यू q बाई 2। अगर x q बाई 2 हुआ तो q माइनस x क्या हो गया, वो भी q बाई 2। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू चार्जेस, 1:1। समझ में आया क्या? When the charge is broken into two equal parts, the force will be maximum. When the charge is broken into two equal parts, the force will be maximum. ये चार्ज याद रखना है, जो हम लोग वैसे ही देख चुके थे, ये आपको याद रखना है। अगर ये न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसे करना है, अदरवाइज तो आपको याद रखना है कि बराबर पार्ट में होगा फॉर मैक्सिमम फोर्स। सो रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन टू पार्ट्स इज इक्वल टू 1:1 फॉर मैक्सिमम फोर्स। दोनों पार्ट में चार्ज का रेशियो क्या होगा, x बाई q माइनस x। अब दोनों बराबर है तो आंसर होगा 1:1। समझ में आया सबको? बढ़िया। जिज्ञासा कभी कुछ बोलती नहीं है, उसको 2 रुपया कोई दो मेरे तरफ से, वो बोलेगी। जिज्ञासा को समझ में आया? कितना कम बोलती है, थोड़ा और 2 रुपया दो, कोई गूगल पे कर देंगे। रवि को समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया, आगे चलें। सोम तो कुछ लिख नहीं रहा है, क्यों? लिख रहा, पूरा लिख दिया? यस सर। लिख चुके हो मतलब जब मैं बताता था तुम सुनते थे कि लिखते थे? दोनों। वाओ, इतना ज्यादा एफिशिएंसी ट्राई क्यों नहीं करते हो? एनीवे, two charges q and q are at the distance 2r from each other.
व्हाट चार्ज मस्ट बी केप्ट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जेई में आया, उसके बाद सारे बुक में आ गया और उसके बाद बोर्ड में भी काफी बार आ चुका है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर याद रखना। क्या? हाँ बोलो बेटा, क्या था आंसर? 6q/4 माइनस q/4 इज करेक्ट। यस, देखा क्या है लड़का। टू चार्जेस q एंड q आर एट डिस्टेंस 2r, ये है q, ये है 2q, सॉरी ये भी q है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r है। पूछा है बताओ दोनों के बीच में क्या चार्ज रखेंगे कि ये दोनों तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे से नफरत करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीच में कोई चार्ज रखेंगे जो दोनों को पकड़ के रखेगा। दोनों को पकड़ के रखने के लिए बीच में कौन सा चार्ज रखना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज रखेंगे तभी ना इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, खींच के रखेगा। बीच में रखेंगे, ये डिस्टेंस 2r था तो ये r है, ये r। लेट -q is to be kept at middle -q चार्ज रखना चाहिए। -q का वैल्यू कितना है पता चल गया कि नेगेटिव चार्ज तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से भाग रहे थे। बीच में जो रहेगा दोनों को रोकेगा, है ना? ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट ए में जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? कब रहेगा भाई? जब हम जानते हैं कि ये जो आपका चार्ज है ये -q चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है और +q चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। ये फोर्स हो गया ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज और ये फोर्स हो गया ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज। ये अगर रेस्ट में रहेगा सेम कंडीशन में ये भी रेस्ट में रहेगा, बीच वाला तो इसे ही रेस्ट में है क्योंकि वो बीच में है। ये जितने जोर से खींच रहा है वो भी उतने जोर से खींच रहा है, वो खुद रेस्ट में है और इन दोनों को भी रेस्ट में रखने की कोशिश कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम के लिए चार्ज जो ए में है उसकी इक्विलिब्रियम के लिए इसके -q के चलते जो फोर्स आ रहा है +q के चलते जो फोर्स आ रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। -q के लिए क्या फोर्स आएगा? k/q/r²। सर -q बोल रहे हैं तो -q लिखना चाहिए। नहीं, वी आर राइटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो -q नहीं लिखे, k/q/r²। +q के लिए क्या फोर्स आएगा? k/q/q, ये डिस्टेंस कितना था? 2r का स्क्वायर। ये दोनों बराबर होना चाहिए। इससे पता चला कि q इज q/4, तो -q क्या होना चाहिए? -q/4। सर हाँ -q जो आप बीच में लिया वो -q नहीं लेके दोनों फोर्स को जब इक्वेट करें तब -q डाल देने से भी होगा, लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर रहे हैं, नहीं तो हमको लिखना पड़ेगा दिस फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस फोर्स वेक्टर। यहाँ पर एक माइनस साइन इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। हम दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होंगे बोल रहे तो ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ई हो गया हमारा चार्ज एट द सेंटर। क्या बात समझ में आया? तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया है, लेकिन समय तो हमारे पास बचा है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो आपकी बोर्ड में ये एक रेगुलर क्वेश्चन है टू राइट कूलम्ब्स लॉ, बट नॉट दैट व्हाट वी हैव रिटन। वो जो लिखे वो तो लिखना पड़ेगा। वो आएगा क्वेश्चन कैसे बताओ? 2 मार्क के लिए, राइट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ऐसे करके आएगा। तो अभी के जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका सारा बोर्ड में भी आता है। कभी कभार फॉर्मूला ही खाली पूछ लेता है 1 मार्क के लिए, कभी कभार स्टेटमेंट पूछ लेता है, कभी कभार उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। 20-25 मिनट में काम बन जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना भाई। हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्बिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में, तो मैं नाम दूंगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ।
इसके लिए मुझे चाहिए कि आपको 2-3 चीज का जानकारी होना चाहिए। पहला हुआ कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है। मान लो कि ये xy है, इसका पोजीशन वेक्टर को हम r कहेंगे। यू नो r इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, सो यू से r वेक्टर इज, इसका x कंपोनेंट x होगा, y कंपोनेंट y होगा। ये आपको जानकारी होना जरूरी है ना। दूसरा जानकारी होना जरूरी है ये कि अगर हम कहेंगे ये कोई एक वेक्टर r1 है और ये कोई एक वेक्टर r2 है, तो ये कोई वेक्टर r3 है, तो आप क्या कहोगे? बाय ट्रायंगल लॉ r1 r2 r3 में क्या रिलेशन लगाओगे? व्हाट प्लस व्हाट इज इक्वल टू व्हाट। क्या कहोगे इसमें? देखो r2 एंड r3 ऑर्डर में है, r1 इज इन रिवर्स ऑर्डर, आप कहोगे r1 इज इक्वल टू r2 प्लस r3। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना है कि कोई एक वेक्टर f है, उसका यूनिट वेक्टर पता करना है। यूनिट वेक्टर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यूनिट वेक्टर ऑफ f इज वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या बात समझ में आया? ये 3 चीज सबको याद है क्या? क्लास 11 में पढ़े हुए हैं? हाँ, तब तो आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब हम कूलम्ब्स लॉ को देखते हैं। तो सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई एक Q1 चार्ज है, यहां पर कोई एक Q2 चार्ज है। अब यहां पर का क्या मतलब होता है? पोजीशन ऑफ Q1 इज R1। सपोज पोजीशन ऑफ Q1 इज R1 वेक्टर, पोजीशन ऑफ Q2 इज R2। ये R2 हो गया पोजीशन ऑफ Q2 वेक्टर। लेट ऐसे ही लिखना पड़ेगा, Q1 एंड Q2 आर एट पोजीशंस R1 and R2। नाउ पता करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1 और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 के ऊपर Q1 के चलते इधर को फोर्स आएगा। कॉल दैट फोर्स, गिव ए नेम, कॉल इट F12 वेक्टर। F12 क्या है? F12 इज, क्योंकि हम अपनी तरीके से नाम दे रहे हैं तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज F12। इट इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब हम देख चुके हैं कि यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। मतलब कोई भी वेक्टर f को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू ए यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। इस चीज को इधर ले आया। किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो चलिए हम कहेंगे कि दिस F12 इज नथिंग बट F12 का मैग्नीट्यूड इनटू ए यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अच्छा सोचो कि हमारे पास एक वेक्टर है ये वेक्टर का नाम है A, ये कोई एक दूसरा वेक्टर है B। दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर होता है समथिंग इन दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 1, इसका यूनिट वेक्टर होता है समथिंग इन दिस डायरेक्शन मैग्नीट्यूड 1। दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है। अच्छा, मुझे AF के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो व्हाट आई डू हियर, आई कंसीडर दिस एज स्पेशल केस, आई कंसीडर दिस एज ए वेक्टर। I call this vector as say R12, नाम दे दिए। तो एक एक करके निकालेंगे हम लोग। यहां पर R12 क्या है? R12 बाय ट्रायंगल लॉ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2। तो R12 क्या हो गया? R12 इज
R2 माइनस R1। कैसे पता चला भाई? ट्रायंगल लो। क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ठीक से बोलो। आ रहा है। अच्छा, R12 को भी इधर को है, F12 को भी इधर को है, तो F12 का यूनिट वेक्टर R12 का यूनिट वेक्टर का बराबर है कि नहीं? अभी अभी देखे तो आप कहोगे A12 जो यूनिट वेक्टर है दैट इज R12 का बाय R12 का मैग्नीट्यूड। ऐसे तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि R12 एंड F12 सेम डायरेक्शन में, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं उनका यूनिट वेक्टर बराबर होता है, ये हमें मालूम। बढ़िया है। और F12 का मैग्नीट्यूड ये तो सबको मालूम है, F12 का मैग्नीट्यूड होता है K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। हम अगर ये वेक्टर को R12 कहेंगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस को क्या कहोगे? R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो गया F12। क्या बात समझ में आया? F12 की जगह वैल्यू लिख दिए, A12 की जगह क्या लिखेंगे? A12 की जगह लिखेंगे R12 बाय R12 का मैग्नीट्यूड। देख लो, थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये मिलेगा K Q1 Q2 बाय R12 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है इधर ये, इंटू R12। ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थोड़ा सा अगर एक्सपांड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इट इज K Q1 Q2 बाय R12 क्या था? R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, सॉरी R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, नीचे क्यूब है ध्यान रखना, होल इंटू R12 क्या है? R2 माइनस R1। दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान रखना नीचे क्यूब है, स्क्वायर नहीं। So if Q1 Q2 are located at R1 and R2, the force between them is given by this. लेकिन ये हमारा पहले जो कह रहे थे K Q1 Q2 by R square से अलग था। उसमें जब K Q1 Q2 by R square करते थे वो Q1 Q2 क्या थे? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। यहाँ पर तो मैं ले लिया हूँ Q2 के ऊपर फोर्स इधर को, फोर्स इधर को लिया तभी जाके ऐसे आया। अगर Q2 नेगेटिव होता तो फोर्स इधर को आता, कुछ बदल जाता। तो ध्यान रहे जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे Q1 Q2 का एक्चुअल वैल्यू डालेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव डालेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डालेंगे। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, व्हाइल यूजिंग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म take actual values of Q1 and Q2. Suppose दिया गया है ये है Q1, ये है Q2। Q1 कहाँ है? से सपोज इट इज 8 समथिंग लाइक 3,4 और ये क्या है? ये मान लो कि इट इज समवेयर एट समथिंग लाइक 11,10। दो चार्ज है, पूछा है बताओ व्हाट इज द फोर्स ऑन Q2। फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। देखो जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं उसको हम Q2 मान लेते हैं, जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं उसको हम Q2 मान लेते हैं। वो तो Q1 Q2 नहीं दिया रहेगा, वैल्यूज दिया रहेगा, से 20 माइक्रोकूलम एंड 30 माइक्रोकूलम। फोर्स ऑन 30 माइक्रोकूलम मतलब टेक 30 माइक्रोकूलम एज Q2। ठीक है, चलिए वैल्यूज भी लिख देते हैं। फोर्स इज ये हो गया मान लो कि समथिंग लाइक से इट इज 4 माइक्रोकूलम और ये दे दिया है -6 माइक्रोकूलम। ध्यान रहे
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है जो हमारे पास है। ये क्वेश्चन था, ध्यान से देखना बेटा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा अदरवाइज। फोर्स ऑन Q2 मतलब -6 माइक्रोकूलम। एक क्वेश्चन करना काफी है, दूसरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ना R1 दिया, ना R2 दिया, ना Q1 दिया, ना Q2 दिया, चार्जेस खाली दे दिए, ना डिस्टेंस दिया, पूछा है वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकालो। सारे कुछ निकालेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ऐसा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज गिवन बाय K, इट इज, ठीक है, K Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1। अगर यहाँ से सारा चीज का वैल्यू मिल जाता है तो हमारा काम खत्म, सारा चीज का वैल्यू निकालेंगे और डाल देंगे। चलिए कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट एवरीथिंग दैट इज यूज्ड इन दिस फॉर्मूला। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। सबको लॉ तो आता है लेकिन ये लॉ का यूज करना नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाता है। प्लीज बी केयरफुल। एक एक करके वैल्यू डालो। चलिए लिखते हैं, व्हाट इज Q1? फोर्स ऑन -6 माइक्रोकूलम पूछा है तो इसको क्या लेंगे? Q2 लेंगे। तो Q1 को लेंगे 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 क्या लेंगे? -6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। देखो मैं -6 लिया, मतलब मुझे Q2 की जगह -6 लिखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा जाता तो इसका वो तो पॉजिटिव होता, तब हम 6 ले लेते। हमें वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है, Q2 के जगह -6 लेना है, इस चीज को ध्यान में रखिए। हो गया। नाउ व्हाट इज R1? R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। अच्छा, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? कोई एक पॉइंट x1 y1 का पोजीशन क्या होता है? xi कैप yj कैप, है ना? तो आप कहोगे इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? 3 4 है। R1 इज 3i कैप प्लस 4j कैप। आ गया समझ में? फिर और हमें पता करना है R2। R2 क्या है? क्या सोहम बताएगा? 11i के प्लस 10j के। वेरी गुड बेटा, 11i के प्लस 10j के। सब कुछ आपके सामने है, वैल्यूज डालना है, सिंपलीफाई करना है। कैन यू नॉट डू इट? बस मेरा इंपोर्टेंस था कि Q2 की जगह माइनस लेना है। ठीक है, ये हो गया चार्ज, ये हो गया फोर्स। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वैल्यू डालो, सिंपलीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। कभी कभार क्वेश्चन में R1 R2 डायरेक्टली दिए रहते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, तब तो सीधे सीधे वैल्यू डाल देंगे, है ना? तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशंस किए वो काफी इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना इसको। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्लीज 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 डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंटेंसिटी के रिलेटेड आते हैं और ये ऐसा एक फिजिकल पैरामीटर है, क्वांटिटी है, जिसका 3 डेफिनेशन है, 3 अलग अलग डेफिनेशन है और एक ही डेफिनेशन को सुनने से दूसरा पता ही नहीं चलता उसके बावजूद। तो 3 डेफिनेशन कहा है, एक तो है कूलम्स लॉ से आता है, दूसरा आता है गॉस लॉ से। गॉस लॉ इज अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का। तीसरा आता है फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये आएगा, यहाँ से आएगा F/Q व्हेन Q टेंड्स टू 0, उसमें से आएगा फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, तीसरे में आएगा नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इंटेंसिटी। ऐसे करके 3 अलग अलग डेफिनेशन आएंगे। सो प्लीज डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास, अंडर एनी कंडीशन यू मस्ट अटेंड, तो आपको इंटेंसिटी समझ में आएगा। और मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो इंटेंसिटी या फिर पोटेंशियल पे ही आते हैं, ठीक है? हम बता देंगे बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अभी तो समय है, पूरा साल बाकी है, आराम से पढ़ेंगे सारा चीज़ को। तो और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्लास 12 का सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, तो जो चीज़ें हैं वो लोग गहराई तक पूछेंगे। एंड आई ऑलवेज डाउट कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज लाइकली टू कम द कमिंग बोर्ड वाले क्लियरली एजुकेशन मिनिस्ट्री लिख के दिया है, रटने वाले चीज़ें कुछ नहीं आएगा, नो डेफिनेशन नथिंग। समझाए कि नहीं समझाई देखेंगे,
क्योंकि वो जो हल्ला चल रहा है ना, बेरोजगारी बेरोजगारी, बच्चों के पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन कुछ आता जाता है नहीं, ये गड़बड़ है। तो उनको समझ में आना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आफ्टर 10-15 ईयर्स देश का सिनेरियो कुछ ऐसे बदलेगा कि पीपल विल नॉट सर्च फॉर जॉब्स, नौकरी करना अपनी इज्जत की तौहीन समझेंगे, सब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे, सब कहेंगे हम कुछ करके दिखाते हैं नया अपने हिसाब से, है ना। Nowadays so many things are coming. Yesterday only I was seeing so many engines, mechanical arrangements. पहले तो क्रैंक वाला अरेंजमेंट रहता था, अब इतना बढ़िया बढ़िया चेन ड्रिवन वाला अरेंजमेंट है जिसमें भी घुमा सकते हैं चेन से भी। इतना मस्त मस्त अरेंजमेंट आया है, लोग दिमाग में क्या क्या चीज़ें निकाल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्क नहीं देना है, दूसरे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कोई एक इंजन को हम चला सकते हैं। सो आई वाज एस्टोनिश्ड टू सी हाउ पीपल आर थिंकिंग सो नाइसली। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो। एक समय आएगा जब हम लोग छोटे थे तब कोचिंग जाना एक तौहीन लगता था, कोई जाता था तो बाकी लोग बोलते देखो ये कोचिंग जाता है, उसको कुछ बनता नहीं है, तो टीचर को पूछने जाता है। मतलब क्या था, उसको समझ में नहीं आता है क्लास में, टीचर के पास जाता है पढ़ने के लिए। आजकल तो कोचिंग जाते हैं, हम एलन में जाते हैं, आकाश विकास झकास में जाते हैं, कलर झाड़ के बोलते हैं हम जाता हूँ कोचिंग लेने के लिए। मतलब उनको बेइज्जती ही इज्जती जैसे लग रहा है। एक समय आएगा नौकरी करना आपको खराब लगेगा, देखो नौकरी कर रहा है, मैं तो अपना कर रहा हूँ, आई एम माई बॉस, नो वन इज अबव मी, ये समय आएगा। फॉर दैट यू मस्ट बी स्ट्रांग इन योर अंडरस्टैंडिंग, तभी जाके कुछ भी पढ़ोगे कर लोगे। जितने बड़े बड़े कंपनी के मालिक है ना, वो पीएचडी तक नहीं किए हैं। बोलो तो, जितने बड़े बड़े कंपनी के मालिक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सुंदर पिचाई, एनीवन हैज डन पीएचडी इन दैट? नो, अपना अपना पढ़ाई किए, जो समझ में आ गया उसको अप्लाई किए। गूगल का सीईओ की बात करें, अंबानी की बात देख लो, क्या पीएचडी किए हैं? नहीं, दे हैव अंडरस्टूड समथिंग एंड दे फाउंड आउट समथिंग। टाटा को देखो, कितने सारे लोग हैं नॉर्मल इंजीनियरिंग किए हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। सो इफ यू हैव ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू नो, देन यू कैन अप्लाई इट इनटू योर लाइफ एंड आउट ऑफ दैट यू कैन अर्न ऑल्सो। सो पक्का वो समय आ रहा है, अभी जो सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ भाग रहे हैं ना, 15-20 साल के बाद ऑल दोज थिंग्स विल बी टेकन एज ए सेकेंड ग्रेड जॉब, है ना। सब बोलेंगे हम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, अपनी होम टाउन में रहेंगे, अपना फार्मिंग भी करेंगे, एक साथ 3-4 चीज़ों को देखेंगे। आप लोग भी ऐसे करोगे तब जब आप चीज़ों को बढ़िया से समझो। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।